बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, ईद को 10 दिन गुजर चुके लेकिन अपोजिशन खामोश है। इतने अरसे की खामोशी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है, क्योंकि ईद से पहले अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था कि अपोजिशन हुकूमत से इतनी नाराज़ है कि ईद भी बमुश्किल होने देगी। आज आसिफ अली जरदारी साहब पर फर्द जुर्म भी लग चुकी है। कल मरियम नवाज साहिबा की नैब में हाजिरी भी है, लेकिन अपोजिशन को जैसे सांप सूंघ चुका है। मजाल है किसी रहनुमा का कोई भी बयान सामने आया हो। इस सब के अलावा अगर अपोजिशन खुद को संभालते हुए हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई तो हुकूमत किस तरह अपोजिशन का मुकाबला करेगी। इसके साथ साथ कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो चुकी है। वो जब मंजर आम पर आएगी तो कौन कौन से नाम सामने आएंगे, उस पर हुकूमत के एक्शन लेगी। इसी पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ऑपोजिशन ने अभी तक अपना इजलास बुलाने का कोई एजेंडा जाहिर नहीं किया, यानी एपीसी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खामोश हैं, क्योंकि दोनों पर इस वक्त इल्ज़ामात ये हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक नहीं हो पा रहे। जरदारी साहब पर फर्द जुर्म लगी है, शहबाज शरीफ साहब भी पेशियां भुगत रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की भी पेशी है। एपीसी नहीं हो रही फिलहाल। हुकूमत को कितना एज है इस एपीसी ना होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में ही बात हुई थी जब एपीसी का ऐलान करने की बात हो रही थी, तो मैंने आपकी खिदमत में तब भी अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर अपोजिशन का एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है एनआरओ लेने के लिए, करप्शन से माफी लेने के लिए। पिछली दफ़ा भी जब बिल आया फैटफ का, जो कौमी नवीयत का बिल था, जिसपे हर देखिए एक बात पे तो हमें सबको अग्री होना पड़ेगा ना, और वो ये है कि भले मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, राना अजीम हो, शहबाज गिल हो, जो भी कोई हो, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहला हमारा फर्ज जो है वो पाकिस्तानी होने का है। और जब हम इलेक्ट हो जाते हैं या हम किसी सरकारी ओहदे पे खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है वतन अजीज के लिए काम करने की। तो ये उनकी एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैटफ के ऊपर कानून साजी में फौरी तौर पर हम सारे एक्ट करें ताकि हम अपने वतन अजीज के लिए कोई बेहतर मौके, फाइनेंशियल बेहतर कंस्ट्रेंट्स और सारी चीजें निकाल सकें। लेकिन इन्होंने उस पर भी सौदेबाजी करने की कोशिश की और आपके सामने इन्होंने उस पर भी हमसे ये कहा कि हम अगर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्हें एनआरओ दें तो ये आगे हमारे साथ बढ़ेंगे। वो नहीं हो सका कामयाब। आपके सामने इनकी ब्लैकमेलिंग प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमती टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूं, आज फिर इन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर एनआरओ मांगा है और वो दोनों पॉइंट्स करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है। दोबारा इन्होंने कहा कि बिल से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को निकाल दिया जाए। मैं अभी ब्रेकिंग दे रहा हूं आपके ताजा तरीन, ये दोबारा इन्होंने इन राइटिंग 2 ही जो है वो सजेशन दिए हैं और वो जो दिए हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ऊपर जो है वो उसको हटा दिया जाए, उसके ऊपर दायराकार जो है। तो बुनियादी तौर पर ये एनआरओ लेने की डिफरेंट तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज इन्होंने कोई इजलास में कहा है, किसी इजलास में आपको पेश किया, स्पीकर को पेश किए हैं या सेनेट में? वो जो इनकी कमेटी होती है जो डिस्कशन करती है, जो मिलती है हुकूमती कमेटी के साथ, मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग इनके ऐसी लीडरशिप में हैं जो फिर बाद में कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत के साथ नहीं आप बैठेंगे, हुकूमत गलत बयानी करती है। भाई आप लिख के देंगे जब अपनी रिक्वायरमेंट तो हुकूमत को दिखानी पड़ेगी पब्लिक को। ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम छुपा के आपके साथ डील्स करें। ना ही इमरान खान इसलिए हुकूमत में आए हैं, ना ही इमरान खान ऐसी तर्ज हुकूमत करना चाहते हैं, ना वो करेंगे। ये सौदेबाजी हो चुकी, बहुत पहले हो चुकी। आपने इमरान खान साहब को जितना भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपको मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि वो ब्लैकमेल ना होते हैं ना करते हैं। जो बात होगी पब्लिक की डोमेन के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, एपीसी करें, धरना करें, एहतजाज करें, हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनको एनआरओ नहीं देंगे। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि जो ये करना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पे करना चाह रहे हैं। मैं समझ। शहबाज गिल साहब, क्या पंजाब में कोई तब्दीली करने का प्रोग्राम है? बड़ा शोर मचा हुआ है कि नैब में तलबियाँ, उसके बाद हो सकता है पंजाब में कोई तब्दीली हो, क्या कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई सिलसिला भी है। और ये स्पेकुलेशन की जाती हैं हर चौथे दिन, और फिर उन स्पेकुलेशन के ऊपर जो है वो तज्जिए करने पड़ते हैं लोगों को, और वो बात आगे फिर जब एक दोस्त कोई तज्जिया कर बैठता है
अब सारे दोस्त आपकी तरह के सहाफी तो होते नहीं जो खबर के थ्रू तजिया करते हैं। पहले वो खबर लेते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर तजिया करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ख्वाहिश पे भी तजिया कर देते हैं। अच्छा, अब जब ख्वाहिश पे आप तजिया दे देते हैं, उसके बाद होता क्या कि फिर आपकी ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में कि मैंने तजिया दिया हुआ है, मैंने खबर दी हुई है ये, और अब अगर ये गलत साबित हो गई तो मैं तो झूठा साबित होऊंगा या गलत साबित हो जाऊंगा। चलें, झूठा जरा थोड़ा नामुनासिब लफ्ज है, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। फिर दोस्त ज्यादा शद्दोमत से उस पर और तजिया करते हैं। तो ये उस तरह की सिचुएशन है, ऐसी कोई ग्राउंड के ऊपर बात नहीं है। पहले दिन से जब मैं पंजाब में था तब भी कहता था, आपको याद होगा मेरी एक लाइन हमेशा से कि बुज़दार साहब उस वक्त तक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी वजह से हम सब उनके पीछे खड़े हैं और पूरे जोर से खड़े हैं। जिस दिन हमें प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि जी नहीं है वो चीफ मिनिस्टर, तो उस दिन से नहीं होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुज़दार साहब ही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि कर्जा कमीशन की रिपोर्ट तो मुकम्मल हो चुकी है, अब उस पे अमल दरामद किस तरीके से होगा? क्या सिर्फ पब्लिक करने तक की दरकिनार होगा या फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, कोई बड़े नाम सामने आए? अच्छा देखिए, दो बातें होती हैं। एक हमारे यहाँ थोड़ी सी आपके प्रोग्राम में सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप लोग बात करने का मौका देते हैं। हालांकि मीडिया का मेरे ख्याल में असल रोल ही ये होता है कि आप किसी से सवाल करते हैं और उसे बात करने देते हैं। जब वो बात करता है अगर वो गलत हो तब भी वो आवाम के सामने ज्यादा क्लैरिटी से आ जाता है वो गलत आदमी, और अगर वो सही हो तो तब भी आ जाता है। और मीडिया का असल रोल होता ही ये है कि वो आवाम के सामने सच और झूठ रख दें, और वो तभी होगा। झूठा बंदा ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा झूठ सामने आएगा, सच्चा बंदा ज्यादा सच बोलेगा तो तब भी सच सामने आएगा। तो आपके प्रोग्राम पे बात करने का मौका मिलता है। तो मैं इसका सबसे पहली आपकी बात का जवाब दे दूं कि जो हुकूमत, जैसे आप सवाल करते हैं, आप जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं करवा सकते। सवाल करेंगे, मैंने जवाब देना है। इसी तरह हुकूमत की भी एक मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये मिसाल दी, इसी तरह हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टन लेवल पे होती है और सर्टन लेवल पे जाके खत्म हो जाती है। मसलन हुकूमत की ये है कि वो एक इंक्वायरी करे, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उस इंक्वायरी को अवाम के सामने रख दे। उसके बाद अदालती निजाम होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, वो सब कुछ हुकूमत के नीचे नहीं होता। ना ही हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना ही उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे बनती है। तो ये जब लड़ी से लड़ी बनती है, जुड़ती है, मोती से मोती जुड़ता है, तो फिर जाके एक पूरी जो है वो डोरी परोई जाती है। अब अक्सर हमारे दोस्त इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि जी वो शुगर रिपोर्ट आई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई, जो हुकूमत के करने के काम थे वो हुकूमत ने तमाम कर दिए। अब जो दूसरे इदारे हैं वो साथ साथ अपना काम करेंगे। ऐसे ही जो कर्जा की रिपोर्ट है वो देखिए, जैसे ही हतमी तौर पर उसकी कंपाइलेशन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर सबके साथ वो शेयर करेंगे, और जब वो शेयर होगी तो हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट में इन्वेस्टिगेशन करके कोई प्रेशर लिए बगैर अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। उसके बाद जो मुतल्लका इदारे हैं जिन्होंने उसके बाद अगला काम करना है, उनको काम करना चाहिए, और हुकूमत को उन्हें एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। किसी किस्म का प्रेशर, किसी किस्म की ऐसी इन्वायरनमेंट जिसमें हुकूमत उसमें रोड़े ना अटकाए। तो ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का कल्चर, और ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं और सच अवाम के सामने रख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। डॉक्टर साहब, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना भी तकरीबन ख़त्म हो गया और बेहतरीन हिकमत अमली आप लोगों की उसमें काम आई। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, सारा कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है। तो अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के इलाज के लिए गए थे, उनकी कानूनी भी कोई मामलात हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उस हवाले से अदालतों से कब रजू कर रही है और उसे वापस लाने के लिए कब से काम शुरू हो रहा है? देखिए, मैं तो ये बहुत देर से, मैं तो पहले दिन से, आपको पता है मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि वो झूठ बोल के गए हैं। अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत, अल्लाह मियाँ मैं ये कहूँगा कि कोई क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ, अल्लाह उन पे उनके दिलों में रोशनी दे जो एक सेहतमंद बंदे को बीमार करने के लिए झूठ बोलते रहे। तो इस पे गवर्नमेंट बहुत जल्दी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा मुतल्लिका इदारों से, लेकिन जाहिर बात है इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, देखना पड़ेगा ये प्रोसेस आगे कैसे चलता है। लेकिन इसमें जो असूली बात है वो यही है कि इसमें होना चाहिए कानून सबके ऊपर एक जैसा लागू होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
ये मैं करूंगा तो शायद नामुनासिब हो जाए, मैं करूंगा तो शायद बुरा मान लिया जाए। आप क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी हैं उस सिलसिले में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी फोरम पे या लिखें या सवाल पूछें, बल्कि अपने प्रोग्राम में को 5-7 सीनियर जर्नलिस्टों का पैनल बिठा के इस पे आप बात भी करें। और वो बात ये करें कि जब कोविड के ऊपर बदतरीन क्रिटिसिज्म प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया जा रहा था, अपोजिशन भी कर रही थी और मीडिया के दोस्त भी कर रहे थे, और बगैर किसी तहकीक के प्राइम मिनिस्टर की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसको शबो रोज अनप्रेसिडेंटेड तरीके से क्रिटिसिज्म करके प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही थी। आज जब अल्लाह की जात ने रहमत की है और प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रेटजी थी वो दुनिया में शायद ही किसी और जगह पर इतनी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हुई हो जितनी हमारे लीडर ने की, तो क्या उनसे कोई पूछेगा, उन हमारे दोस्तों से जो क्रिटिसिज्म करते रहे, क्या वो माजरत करेंगे? क्या वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक जाने की जो एक उनका तजरिया था उसमें वो माजरत करेंगे, स्क्रीन पे बैठ के कहेंगे कि जी हाँ हमने एक अनकॉल्ड फॉर बातें की, नहीं करनी चाहिए थी, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था? ये हम करेंगे तो गुस्ताखी होगी। मैं आप जैसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रोल अब आपका है, आप प्ले करें ताकि हमारा आपके ऊपर भी एतमाद रहे, आपका हमारे ऊपर भी एतमाद रहे। अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। सहाफती फोरम पे दोस्तों से पूछें कि जो ऐसे एनालिसिस करते थे क्या वो मादत ख्वाह हैं कौन से? बिल्कुल होनी चाहिए और करेंगे भी हम, बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे वो सहाफ़ी हो, कोई भी हो, उसको सच बोलना चाहिए और उसका एहतसाब भी होना चाहिए। हमारे इदारे की पॉलिसी है कि जो सच और हक को उसका साथ देना है और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी करेंगे और करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बड़ा सख्त सा है, क्या सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, बारिश का पानी, सिंध के तरक्याती काम ना होने, लोग वहाँ चीख रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और सिंध हुकूमत सारा इल्ज़ाम आप पे लगाती है। पिछले दिनों शोर मचा हुआ था और गवर्नर सिंध ने भी कहा था कि हमें मजबूर ना किया जाए कि लोग जो गवर्नर राज चाहते हैं हम उसकी तरफ देखें। देखिए, आपने पहले ही दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि सख्त सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है। सख्त किस लिए है? एज अ डेमोक्रेट आप नहीं चाहते गवर्नर राज की तरफ जाना, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो, ये मुनासिब नहीं होता। आपको पता है कि इसकी हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अवाम के इलेक्टेड लोग होते हैं, उनके पास ही अवाम ने वोट दे के ये हक दिया होता है कि वो अवाम की खिदमत करें। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक अवाम भी हैं। मसलन राना अजीम साहब खुद भी तो एक अवाम है ना, शहबाज गिल खुद भी अवाम है। अच्छा, जब किसी जगह की अवाम पिस रही है तो हमें भी उसकी तकलीफ होती है, पीपल्स पार्टी के वोटर को भी होती है, सबको होती है। जब वो कराची की तकलीफ देखते हैं तो फिर देखना पड़ता है कोई ना कोई सोल्यूशन लेना चाहिए। तो मेरा अभी भी ख्याल यही है कि इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि पीपल्स पार्टी के अंदर चंद वो लोग, चौधरी एतजाज अहसन साहब जैसे चंद वो लोग जो डेमोक्रेट हैं, जो बेहतर लोग हैं, वो वॉइस करेंगे इन कंसर्न्स को। और वो जो पर्ची चेयरमैन अनफॉर्चुनेटली बिलावल जरदारी साहब बने हुए हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन वो चेयरमैन बने बैठे हैं, उनको एहसास दिलाएंगे कि वो अवाम की खिदमत के ऊपर अपने जो अपनी सलाहियत है उसको लगाएं, ना कि अवाम को बेवकूफ बनाने पे। अभी भी तो देखें कराची के वही नाले हैं ना साफ हो रहे हैं, क्या पहले नहीं हो सकते थे ये? क्या ये आज तक कोई फुटेज मौजूद है कि ये कराची के इन एरियाज में गए, इन्होंने लोगों की लोगों की बात करने की कोशिश की, इन्होंने लोगों को किसी किस्म का रिलीफ देने की कोशिश की? एक हॉस्पिटल में मैं गया तो इन्होंने कहा जी वो तो हॉस्पिटल ही नहीं है हमारा, वो तो हॉस्पिटल ही बंद है। हालांकि मैं देख के आया, वहाँ इलाज हो रहा था, लोगों को मरीज दाखिल थे वहां पे और जो हालात थे वो आपको दिखाए। तो हम कोशिश करेंगे हत्तल वसा कि हम इस सिमत में ना जाएं, बट एट द सेम टाइम हम कराची के अवाम को तनहा भी नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब, वोल्कन बोस्किट साहब जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के नौमुंतखब सदर हुए हैं 75वें इजलास के लिए, उन्होंने विजिट किया है और मुबारकबाद सबसे पहले आपको ये कि उन्होंने कोविड पॉलिसी को सराहा है, हिकमत अमली जो तरतीब दी गई पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की। तो कश्मीर पॉलिसी के हवाले से उनसे गुफ्तगू क्या हुई है? देखिए, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान का मजदूर हो, पाकिस्तान का ताजर हो, ब्यूरोक्रेट हो या डॉक्टर हो, कोई भी जो वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं, कोई भी उनका बैकग्राउंड है, वो तमाम लोग एक बात पर क्लियर हैं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह की सितम ज़रीफ़ी, जिस तरह का एहसास कश्मीरियों का किया गया है पिछली सारी दिहाइयों में, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिस तरह का कश्मीरी लोगों ने
सारे जुल्म सतम के खिलाफ अपना सब्र, अपनी किरदार की पुख्तगी और अपनी जो उन्होंने एक कमिटमेंट दिखाई है अपने सेहत के साथ, अपने नजरिए के साथ और अपनी आज़ादी के साथ, उसकी भी मिसाल कोई नहीं मिलती। पाकिस्तान की कौम हमेशा, मैं सियासत से बालातर होकर बात करूंगा, पाकिस्तानी कौम हमेशा, हाँ हमारे यहाँ लीडरशिप में कमियां जरूर रही हैं किसी किसी वक्त में कि वो कश्मीर का मुद्दा उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सके जिसकी वजह से कश्मीर बैक बर्नर पे चला गया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कभी एक मिनट के लिए भी कश्मीरी भाइयों बहनों के दुख से एक मोमेंट के लिए भी अलहदा नहीं हुए। आज खुशकिस्मती से पाकिस्तान का वजीर आजम एक ऐसा इंसान है जिसका दिल एग्जैक्टली उस तरीके से धड़कता है जैसे एक आम शहरी का धड़कता है, क्योंकि वजीर आजम की ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई मिल है, ना बैरूनी सरमायाकारी है, ना किसी बैरून मुल्क में कोई इंटरेस्ट है, ना वजीर आजम को शौक है कि उन्हें लिबरल कहा जाए, ना वजीर आजम को शौक है कि उन्हें एनलाइटेंड कहा जाए, ना वजीर आजम को शौक है कि उन्हें वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में पसंदीदी की जाए। उन्हें अगर शौक है तो दो हैं, एक है कि अल्लाह की जात उनको उन पे रहम रखे और जो अल्लाह ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं उसमें उनका अल्लाह खुश हो उनसे, ये उनकी पहली ख्वाहिश है। और दूसरी ख्वाहिश उनकी ये है कि पाकिस्तानी कौम जिसने उन पर एतमाद किया है वो उनके दिलों की ख्वाहिशात जो हैं उनके मुताबिक फैसले करें। तो इसलिए कश्मीर के ऊपर हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो बाहर बात है वही अंदर बात है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में कहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ जब भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर कश्मीरियों के सफीर हैं, वो बार बार बात करते हैं, करते रहेंगे और हर जगह पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कह रहे हैं कि अगर आज आपने ये रोल प्ले ना किया कश्मीरियों के हकूक के लिए तो बहुत देर हो जाएगी। ये जो मुसीबत कश्मीरियों के ऊपर है ये बढ़ती बढ़ती कई और जगहों तक पहुंचेगी। तो इसलिए तमाम दुनिया से हम अपील करते हैं कि कश्मीर के मामले के ऊपर वो अपना इफेक्टिव रोल प्ले करें। सही, यानी हम दुआ करते हैं कि वज़ीर आज़म से खुदा भी खुश हो और इस मुल्क की आवाम भी खुश हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब ऐसा वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लॉकडाउन खुल चुका है, सयाहती मकामात पर भी रश है, किस तरीके की मुश्किलात का सामना, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज मुल्क भर में 5 माह से लगा लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। SOPs के तहत बाजार, सयाहती मकामात सब कुछ खुल चुका है, लेकिन इन्हीं SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी देखने में आ रही हैं। सयाहती मकामात पर इंतहा का रश है। हुकूमत के लिए भी ये बात चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म करने की वजह कोरोना का खात्मा नहीं था बल्कि 5 माह से मुतासिर तबके को रिलीफ देना था, लेकिन अवाम है जो समझने का नाम नहीं ले रहे। उधर लॉकडाउन ख़त्म, उधर हिफाजती तदाबीरें भी ख़त्म। ऐसे में कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा, कारोबारी बरादरी इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, इसी बारे में बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। सदर होटल एसोसिएशन मरी हाफिज जावेद अख्तर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन मरी राजा यासिर रियासत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ साहिबान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बंगश साहब, आपकी जानिब आऊँगा। SOPs के तहत सयाहती मकामात खोल दिए गए हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अवाम का रश बहुत है, तो क्या सूरत हाल है नारान कागान सवात की? यहाँ पर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद देखने में आ रहा है और अवाम का रश कितना है, क्या कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि गुज़श्ता दिनों जब ये ऐलान किया गया कि पीर के रोज़ से तमाम किस्म की जो पाबंदियां उठाई जाएंगी, लेकिन SOPs का ख्याल रखा जाएगा, और यही ताजरों ने भी उस वक्त ये अहद किया था कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम देखें जितनी भी सयाहती मकामात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गलियात है, सवात है, दीर है और इसके अलावा जितने भी दीगर इलाके हैं, वहाँ पे जो मास्क का इस्तेमाल है वो तो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। जब ऐलान हो गया तो लोगों ने शायद ये सोचना शुरू कर दिया कि अब शायद कोरोना का कोई खदशा नहीं है, इस किस्म के कोई खतरात नहीं है, हालांकि हकायक जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां पहले चेक पोस्टों पर से गुजरती थी तो उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी बगैर मास्क के, लेकिन अब वही गाड़ियां हैं चेक पोस्टों से गुजरती हैं और जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पर एंटर हो रही हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में रश है। अगर हम कुमराट की बात करें तो उस वक्त भी वहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह मौजूद हैं। लवारी टनल के इलाके हैं, शाही बिन शाही है, स्काईलैंड है, लामचड़ अबशार है, सिद्धगई तासी झील है। ये
दीर के इलाके हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं। और न सिर्फ ये बल्कि सवात के इलाकों में मालम जबा जो है, माहोडन और कालाम के इलाके जो हैं ये कचाखच भरे हुए हैं। बल्कि यहाँ तो मैं आपको ये बता दूं कि कालाम में जितने भी होटल हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हो गए हैं। मालम जबा में जो होटल हैं और जो बुकिंग है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इस वक्त सड़कों पर रश है। इस वक्त भी कालाम का जो इलाका है उसकी जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और वहाँ से न लोग आ सकते हैं और न जा सकते हैं और बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। बंगश साहब, ये हमारे पास फुटेज है, बंगश साहब ये हमारे पास फुटेज है जिसमें नजर आ रहा है कागान नारान जाने वाले लोग 2-2 दिनों से रोड पे हैं, ट्रैफिक नहीं खुल सकी, तो कैसे भी SOP पर वहां पे अमल हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। SOPs पे अमल हो ही नहीं रहा। एक तो ये है कि लोग खुद भी अब एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उनको इस बात पे मजबूर करे कि वो कम से कम मास्क पहने, समाजी फासले रखें और होटलों में ज़्यादा तादाद में लोग जमा ना हों, थोड़ी तादाद में जमा हो। इवन मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पेशावर से गाड़ियाँ जाती हैं, 2D गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे उसमें 5-5 बंदों को बिठाया जाता है और 5-5, 6-6 घंटे का सफर वो इकट्ठे तय करते हैं। 5-5 बंदे, बल्कि बाज़ औकात तो 6 लोग उसमें बैठे होते हैं। तो जब ये सूरत हाल है तो क्या SOPs पे अमल दरामद होगा और किस किस्म की चेकिंग होगी? बंगश साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया शशोपंज का शिकार है कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के अंदर इस वबा का मुकाबला कैसे कर लिया, ऐसे में हमको रिएक्ट कैसे करना चाहिए? ऐसे जैसे बंगश साहब बता रहे हैं या वैसे जैसा हुकूमत कह रही है? देखें जी, बल्कि जिस तरह हुकूमत कह रही है उस तरह करना चाहिए। खुदा न हास्ता अगर कोरोना के केस दोबारा बढ़ जाते हैं तो फिर मुझे बताएं हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? हुकूमत को यह करना पड़ेगा दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और हुकूमत अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाती है तो फिर वो लोग, वो ताजर जो बेचारे 5-5 माह से जिनके घरों में खाना नहीं था, जिनके मुलाजमीन भूख से मर रहे थे, वो दोबारा फिर उसी तरफ चले जाएंगे। तो क्यों ना कम कमा लें, लेकिन उस पर अमल करना चाहिए ना। अब बदकिस्मती ये है कि यासर बिल्कुल दुरुस्त का है मुमताज़ बंगश साहब ने, लोग ये कागान नारान, सवात, कलाम, बहरीन, होटल फुल है। एक कमरे में 20-20 लोग भी हैं, 15-15 लोग भी हैं, 10-10 लोग भी हैं। अच्छा, होटल की मैनेजमेंट को तो चाहिए कम से कम लिख के लगाएं, उनको तो चाहिए कि मास्क के बगैर किसी को कमरे में ना जाने दें। चलें, मान लें ट्रैफिक पुलिस नहीं कह रही, लेकिन जो होटल मालिकान है उनको तो चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, ना ये सवात में मैंने देखा है, ना ये मैंने कलाम में सुना है, ना मैंने वहाँ पर देखा है, बहरीन में देखा है, ना ही मैंने यहाँ पे कागान नारान में, बालाकोट में, किसी जगह नहीं। चले देखते हैं कि मरी की सूरत हाल किस हद तक मुख्तलिफ है। हाफिज़ जावेद अब्बासी साहब, इस वक्त सूरत हाल कैसी है? यानी जब आपके पास सयाह आते हैं, उन्हें SOPs पर हिदायत करने के लिए जब आप कहते हैं, तो क्या किसी मुश्किलात का सामना पेश आता है या मिन्नुअन मान ली जाती है बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात करने का मौका दिया। मरी में सियाहत जब से खुली है और सियाहत खोलने का ऐलान जब किया गया है, तो उसके बाद सब पहले ही होटल वालों ने SOPs की तैयारी की हुई थी और जितने भी सियाह मरी में आ रहे हैं उनको SOPs के साथ यहाँ पर अमल करवाया जा रहा है। और जो सियाह होटल में आता है, सबसे पहले हम उसका बुखार चेक करते हैं गन के जरिए, उसके बाद सैनिटाइजर करते हैं, उसको मास्क देते हैं अगर उसके पास नहीं है, और उसके बाद जो हमारा जो अमला है होटल में, उन सब SOPs की पाबंदी की हुई है। जो हमारे होटल के कमरों में जिस कमरे में 4 बेड थे उसको हमने 2 कर दिया है, जिसमें 6 बेड थे उसको हमने 3-4 कर दिया है। इस तरीके से हम चला रहे हैं और SOPs की मुकम्मल तौर पर हम खुद भी अपने होटल में और जितने होटल लोग सियाहमरी में आ रहे हैं उनसे पाबंदी की हम तलकीन करते हैं और पाबंदी करवा रहे हैं। जनाब जवेद साहब, बिल्कुल आप पाबंदी करा रहे हैं, लेकिन मरी के अंदर देखने में आया है कि जो खाने पीने के होटल हैं उनमें से 25% होटल तो वो हैं जहां पर मास्क नाम की चीज़ कोई नहीं है। उनको कौन करेगा? पहले तो ये होटल बंद थे, आज से खुले हैं, 3 के दिन से। रेस्टोरेंट जो है, होटल तो पहले रेस्टोरेंट आज के दिन से खुले और SOPs की पाबंदी के साथ वो चल रहे हैं। जो भी सियाह होटल में खाने के लिए जाके बैठते हैं, दाखिल होते हैं, उनको अगर उनके पास मास्क नहीं है तो उनको मास्क पहना दिया जाता है, सैनिटाइजर किया जाता है और जो डिसइंफेक्ट किया जाता है। कोई किसी किस्म की इंशाल्लाह खिलाफवर्जी यहाँ पर नहीं हो रही। राजा यासिर अब्बासी साहब,
यासिर अब्बासी साहब, ये कहिएगा कि गुज़श्ता अदवार में आज से 5 माह पहले चले जाएं, तब सयाहों का रवैया कैसा था, और अब जब उन्हें SOPs पर अमल दरामद का कहा जाता है तो अब रवैया कैसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, 5 माह पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो उस वक्त टूरिज्म सिंपल अपने मेथड के थ्रू चल रहा था। कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो है कोविड-19 के बाद टूरिज्म भी चेंज हुआ है। जो टूरिस्ट आ रहा है वो खुद भी उसे अपने का ख्याल रख रहे हैं, और होटल इंडस्ट्री की तरफ से जब टूरिस्ट एंट्री पॉइंट पे मरी में इंटर होता है तो उसे होटल इंडस्ट्री की तरफ से बैनर अवेजा मिलते हैं कि SOPs पे अमल किया जाए, मास्क नो टूरिज्म। और जब होटल में इंटर होता है तो हम होटल के अंदर उसे पूरी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें SOPs दी हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट के अंदर समाजी फैसलों के मद्देनजर रख के डाइनिंग के लिहाज से एक टेबल छोड़ कर किया जा रहा है, SOPs पे अमल दरामद करवाया जा रहा है। जिस हाल में सपोज 20 लोगों की गुंजाइश थी वहाँ पे 10% कर दिए गए हैं, जिसमें 10% की थी वहाँ पे 5% कर दिए गए हैं। इस लिहाज से मरी शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इक्का दुक्का शायद कहीं वायलेशन हो, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान की सियाह लोग भी, टूरिस्ट भी और होटल इंडस्ट्री की और ताजर बरादरी पूरा अमल दरामद कर रही है। यासिर साहब, चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रश मरी में होता है और पिछले 3-4 दिनों में मरी में एक कमाल का रश है, और जो बकायदा सरकारी जो बताए जा रहे हैं कि 25,000 20,000 इस तरह गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो रही हैं। क्या जो लोग मरी में आ रहे हैं वो ख़ुद भी मास्क पहन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कितने % लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन के नहीं आ रहे? और फिर उसके बाद आपने कहा कि आपके होटलों में, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि मरी के होटलों में बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो आप लोग वहाँ की यूनियन है क्या करेंगे उस पर? तो बात ये है कि हमने बता दिया है कि नो मास्क नो टूरिज्म। जो SOPs को फॉलो नहीं करेगा होटल इंडस्ट्री उसे कमरा नहीं देगी। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के थ्रू तमाम जो आने वाले सियाह हैं अवेयरनेस रखते हैं और वो मरी में आ रहे हैं, वो SOPs को खुद फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं करती तो सिविल इंतजामिया, होटल एसोसिएशन और पुलिस मिलकर इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। मुमताज़ मंगेश साहब, आपने जैसा कि बताया कि रश हर जगह पे बहुत बढ़ चुका है, तो क्या जो शहरी इंतज़ामिया है उसने किरदार क्या अदा किया है? जब आपको पता हो कि रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से मरी का सफ़र करना हो तो एक्सप्रेस हाईवे को उस वक्त बंद कर दिया जाता है जब तादाद से ज़्यादा गाड़ियाँ मूव करती हैं। तो सवात, महूडन, ये कालाम वगैरह जाने के लिए जो सड़कें हैं वहाँ पर ऐसा कोई SOP नहीं है कि गाड़ियाँ अगर ज़्यादा तादाद में हो गई तो बकिया गाड़ियों को रोक दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इवन जब स्वात के हदूद में मंगौरा में दाखिल हो जाएं तो वहाँ पे तो इतना रश है कि वहाँ से निकलना भी महाल हो जाता है। मतलब जो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनके लिए न वापसी का रास्ता होता है और न आगे जाने का होता है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ऐसे कोई वो नहीं है, चूँकि उनका भी यही ख्याल है कि चूँकि अब हर जगह खुल चुकी है इसलिए लोगों का हक है कि वो अंदर जाएं। लेकिन जो SOPs हैं न तो वो खुद उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं और न लोग खुद उस पर अमल कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जितनी भी इलाके हैं सयाती, बल्कि सिर्फ यही इलाके नहीं जो ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो इलाके आजकल जो कबायली अजला हैं वहाँ पर भी सियाती मकामात खुल चुके हैं। वहाँ पर तो इतना रश भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे जब गाड़ियां गुजरती हैं तो उनको रोका तक नहीं जाता। शहरों में अमूमन ये इस तरह से होता है कि अक्सर चेक पोस्टों पे वो रोक देते हैं और उनको ये कहा जाता है कि वो मास्क पहन के जाएं, लेकिन जो सियाती मकामात हैं वहाँ पे तो उनको रोकने की जहमत भी गवारा नहीं की जाती। यही वजह है कि छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पे कम लोगों की गुंजाइश है, कम सयाहों के आने की गुंजाइश है, वहाँ ट्रिपल और इवन 4 गुना 5 गुना लोग वहाँ पे जमा हो गए हैं। वहाँ उनके लिए संभालना भी मुश्किल हो गया है। अब जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, दूसरे इदारे हैं, वो हाथ रखे बैठे हुए हैं और उनका शायद यही ख्याल है कि शायद ये खुद ब खुद ये रश कम हो जाएगा। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ आज पीर के दिन सुबह के वक्त जो रश देखा गया, शाम के वक्त उससे बहुत ज़्यादा देखा गया। और अभी कई ऐसी सड़कें हैं बेशतर मकामात पे, बेशतर सियाती मकामात पे कि वो बंद हो चुकी हैं।
अगर ज़िले इंतजामिया शुरू से उसके लिए कोई प्लानिंग करती तो मेरा ख्याल में इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना ना करना पड़ता। अमली हर जगह दम तोड़ती दिखाई देती है। राना साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमारा रवैया बतौर अवाम किस हद तक तब्दील हो चुका है, हम ये नहीं समझते कि हम कैसे पेंडेमिक से निकले हैं जो एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में कि जब आपको सराहा जा रहा है दीगर ममालिक में, तो ऐसे वक्त में हुकूमत को ये फेल करने का मंसूबा है अवाम की जानिब से। साथ ही साथ ये भी कह दीजिएगा कि इस पेंडेमिक के बाद जब ये सियाहती मकामात ओपन हुए तो क्या रेट्स में भी कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, मैंने रेट्स में मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ पर जिन इलाकों का जिक्र ये कर रहे हैं, भंगई साहब कर रहे हैं, वहाँ पर जो चीज़ 5 रुपये में मिलती थी वो 25 रुपये में चलेगी। शायद वहाँ के कागान, नारान, सवात, इन साइडों के कलाम के जो होटल्स हैं, शायद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो 5 माह उन्हें नहीं पैसे मिले वो करना जाए। वो ये बात भी दुरुस्त कह रही है मंगे साहब कि जब एक कमरे में 10-10 बंदों को, और जहाँ पर 3 की कैपेसिटी है वहाँ पे 6 को रखेंगे, जहाँ पे खाने की टेबल पे 2 बैठते हैं 4 बिठाएंगे, जहाँ पे महंगा तरीन आप सब कुछ देंगे, क्योंकि जो शख्स किसी जगह से चल के किसी मकाम पर पहुँच गया तो यासर उसको रहना है ना वहाँ पर, उसने खाना भी खाना है। तो ये तो इसमें कोई राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहाँ बड़ी मेरिट की बात होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। ये बात मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, और ये बंगई साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। वहाँ पर हर चीज़ भी महंगी है, खाना पीना, होटलिंग, हर चीज़ की जा रही है। इस तरह हो रहा है कि जैसे वहाँ पर कोरोना को दोबारा लाने के लिए अपने होटल मालकन खुद सब कुछ कर रहे हैं। ये वहाँ पे हो रहा है। मरी की जहाँ तक बात है, मरी में जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है अभी तक तो ऐसा नहीं है। वल्लाह आलम, हमेशा मरी में ऐसा होता था, लेकिन इस दफ़ा क्यों नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा राजा यासर साहब से और जवेद साहब से, ये बता दें कि जिन आपके होटल के जो मुलाजमीन हैं, मरी के जितने होटल्स हैं हज़ारों की तादाद में हैं, और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, क्या उन तमाम लोगों के टेस्ट किए गए हैं? क्या उन मुलाजमीन के टेस्ट हुए हैं और टेस्टिंग का यह काम जारी है या दोबारा करेंगे? जवेद साहब, ये बड़ा सही आपने सवाल किया है। जितना हमारा अमला है उन सब के हमने टेस्ट भी करवाए हैं, और उनको जितनी SOPs हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी हैं हमको, उनकी पूरी पाबंदी की जा रही है। उन्हें मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर हो रहा है, कपड़ों को डिसइंफेक्ट हम कर रहे हैं, पूरा उस पर अमल हो रहा है। और हमने तमाम होटलों की मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग बुलाकर सबको हमने यह हदायत जारी की है कि SOPs की पाबंदी करनी है, और जो होटल वाला SOPs की पाबंदी नहीं करेगा हम उसके साथ, उसके खिलाफ इंतजामिया के साथ मिलकर उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। सही। राजा यासिर अब्बासी साहब, राजा यासिर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, 5 माह पहले के रेट्स और अब के रेट्स में कितना फ़र्क है, रिहाइश का और खाने का, और साथ ही साथ अखराजात में कितना फ़र्क आया? देखिए जी, सच कोरोना के बाद तो महंगाई बहुत पूरे पाकिस्तान में बढ़ गई, लेकिन मरी जो है वो 2 सीजन पे डिपेंड करती है। गरमाई सीजन, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन। हमारे पास जो पिछले साल के समर सीजन के रेट थे वही चल रहे हैं, कोई हमने इजाफा नहीं किया, बल्कि होटल इंडस्ट्री की तरफ से अपने मौजूद आने वाली सियाहों को 20% डिस्काउंट का ऐलान है। जो जश्न आज़ादी का हमारा महीना चल रहा है और दोबारा सियाहत खुलने के हवाले से हमने 20% डिस्काउंट किया है। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 92 न्यूज़ द लास्ट आवर प्रोग्राम, राना अजीम साहब और यासर रशीद साहब, पूरे पाकिस्तान की सियाहत को खोलने के लिए 92 आवाज़ बनी। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा। 5 महीने के तवील लॉकडाउन के बाद सियाहत से वाबस्ता लोगों के अंदर भूख और इफलास का आलम था। आज सियाहत खुली, साथ ही साथ हम SOPs पे भी अमल करना हमारे लिए भी ज़रूरी है। और जो सियाह आ रहे हैं माशाल्लाह वो इतने एजुकेट हो गए हैं कि वो खुद भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं। तो रेट्स जो हैं वो निस्बतन नॉर्थर्न एरिया से हमारे हैज यूजुअल जो पिछले साल थे उसमें भी हमने 20% डिस्काउंट किया। और अब हमारा टोटली 10 से 15 दिन का सीजन जो है वो रह गया है। इसके बाद हम विंटर में चले जाएंगे, ये रश कम हो जाएगी। 14 अगस्त के बाद ये रश में 50% से भी ज़्यादा 70% तक ये कमी हो जाएगी। और होटल मुलाजमीन की बात रही तो डे बाई डे होटल मुलाजमीन जो हैं उनके टेस्ट होते हैं, उनकी बुनियादी जो कोरोना के SOPs हैं कि किसी में कोई टेम्परेचर तो नहीं है, नज़ला ज़ुकाम बुखार तो नहीं है, अगर अलामात पाई जाएं तो उस वेटर को हम मूव कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भेज देते हैं। ऐसा नहीं होगा।
यानी हम आवाम से भी ये अपील करते हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ये ना हो कि हमें हमारी ये एफर्ट कि सयाहती मकामात खुलें, कारोबार चले, हमें उस पर पशेमानी होने लग पड़े कि अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे तो दोबारा लॉकडाउन हो गया। अवाम से ये अपील है कि जहाँ भी जाएँ SOPs पर अमल दरामद करें, कुछ वक्त मुश्किल का गुजार लें, आगे फिर खुदा ताला आसानी ज़रूर पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ जावेद अख्तर अब्बासी साहब, राजा यासिर अब्बासी साहब और मंगेश साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी इशू पर बात करेंगे कि इस वक्त APC बुलाए जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तहफ्फुज़ात क्या है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन के अहम खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्या बिलावल और शहबाज शरीफ से मौलाना को कोई तनाज़ा है, और क्या मौलाना की नाराज़गी APC के इनेकाद में रुकावट है, या फिर APC की नुमाइंदगी जिस पर अपोजिशन कंफ्यूज है? कोई ना कोई वजह तो लाजमी है जिसकी पर्दादारी है। बिलावल खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, मौलाना भी खामोश हैं, गो के तमाम अपोजिशन ही खामोश है। राना अजीम साहब, ये सारी खामोशी मौलाना की PP और नून लीग से नाराज़गी की वजह किस बुनियाद पर है, और आने वाले दिनों में PP और नून लीग का मूव क्या होगा? देखें यासर, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफात भरे, हमने पहले भी याद करें, मैंने प्रोग्राम में कह दिया था कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान फारिग हो गए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग किसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ नहीं रखेगी। अगर आएगा तो मौलाना को सिर्फ स्ट्रीट पावर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मौलाना भी मौलाना है, और आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान कभी भी कोई ऐसा हाथ नहीं डालते जिसमें उन्हें ये पता हो कि उनके साथ हाथ हो जाएगा। एक दफ़ा हाथ हो चुका है, उसके बाद वो बड़े मुख्तात हैं। मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की, और मेरी आज मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम ज़ुम्मेदार शख्स से बात हुई। मैंने उन्हें कहा जी, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी हल्के कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात भी की है और शिकायत भी की है। तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ से बात भी की है, मियाँ नवाज शरीफ को शिकायत भी लगाई है कि मुस्लिम लीग नून जो है, मौजूदा उनके जो लोग हैं वो इनसे का हाथ कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसी कोई बात है, तो जिस पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि देखें जी, मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद तो इलेक्शन नहीं जीत सके, उनके बाद नशिस्तें भी ना होने के बराबर हैं। या सर इसी तरह अल्फाज के उन्होंने कहा मौलाना साहब को इतनी जल्दी है, मौलाना साहब चाहते हैं कि APC हो और ऐसा सिस्टम हो कि बस सारी पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसने कहा जी हम किस तरह ये को गैर आइनी काम कर ले, अगर एक दफ़ा ये सारा कुछ सबूताज हो गया तो फिर कोई और आकर बैठ गया तो फिर हम तो इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि किसी के आगे जाके कुछ शोर मचा सके, जो अपोजिशन का मज़ा है वही हासिल कर सके। नहीं, मौलाना ने जो नवाज शरीफ साहब से बात की, ये शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले की बात है, ये उसके बाद भी बात? उसके बाद की बात है, जब ये दोनों मुलाकातों के बाद जब मौलाना साहब मिल के गए हैं तो उसके बाद जो बिल पास हुआ, जिसमें ख़ुद उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपने असम्बली में तकरीर में फरमाया नहीं कि हमें जमात इस्लामी और इनको अपनी एतमाद में लेना चाहिए था। अब ये उनको इतमाद में लेना चाहिए था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन मौलाना समझते हैं कि ये गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया। और बात पे ये दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मौलाना से जान चुरानी थी, तो उन्होंने कहा इस तरीके से चुरा लें। अब असल इख्तलाफ जो यासर है ना, असल इख्तलाफ ये है, पीपल्स पार्टी नून लीग ये चाहती है कि जमहूरी सिस्टम भी चलता रहे, हम शोर भी डालते रहें, हमें हमारे हिस्से का जितना कुछ मिल रहा वो मिलता भी रहे, और जो हम रैयत ले सकते हैं ले लें, लेकिन हुकूमत को हम गंदा भी करें, हुकूमत के खिलाफ बोलते भी रहें। मौलाना कहते हैं कि मुझे ये कबूल नहीं है। मौलाना चाहते हैं कि मैं एक ही सूरत में अब तहरीक चलाऊँगा, वो तहरीक इस सूरत में होगी कि आप सब जो हैं चाहे असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, इसके लिए ना मुस्लिम लीग नून तैयार है ना पीपल्स पार्टी तैयार है। असम्बली का गिराव करें, ना इसके लिए नून लीग तैयार है ना पीपल्स पार्टी तैयार है। और उसके बाद वो कहते हैं जनाब इस्लामाबाद में डेरे डालें, इसके लिए भी पीपल्स पार्टी नून लीग तैयार नहीं है। यानी आप एक बात ज़हन में रखिए। अच्छा राना साहब, एक बात ये बताएं कि अगर मौलाना खामोश हो जाते हैं तो क्या PP और नून लीग भी खामोश रहेगी, और अगर ये PP और नून लीग ही सिर्फ खामोश हो जाती है तो क्या मौलाना खामोश रहेंगे? मैं अब इसी बात, मौलाना खामोश नहीं रहेंगे। मौलाना अब क्या करने जा रहे हैं, मौलाना जो 7 सितंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं ख़त्म नबूवत पे। अब वो इस्लाम का कार्ड खेलेंगे, ख़त्म नबूवत का जलसा होगा, और वो जलसा पाकिस्तान की तारीख के बड़े एक जलसों में एक जलसा होगा। ये मैं आपको यानी इसका मतलब वही पुराने वाला मैं इसी तरफ जा रहा हूँ जी, ये खबर ब्रेक कर दूँ कि जलसा देख लीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में एक जलसा होगा, और इस जलसे को दिखाकर मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग को आंखें दिखाएंगे।
कि मेरे पास इतना क्राउड है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत फ़ैसला कर चुकी है कि किसी सूरत में भी मौलाना की तजवीज़ पे अमल नहीं करना। तो पीपी और नून साथ चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे बात है, क्या सिंध हुकूमत ख़त्म होने के लिए तैयार है? किसी सूरत में नहीं है। आपने शैला की रज़ा की उस दिन बात नहीं सुनी? नहीं, पीपी और नून लीग आपस में साथ चलेंगे? नहीं, आपस में नहीं चलेंगे। ये आपस में भी एक दूसरे को ना, ये वही साहब है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। यानी ना ऐवान में साथ चलेंगे ना उसके बाहर चलेंगे? नहीं, ये उतनी देर चलेंगे जब जिससे जितना काम होगा उसका फ़ायदा उठाएंगे, बस, इसके अलावा कोई नहीं। यानी एपीसी वही बात हो गई, मेल मुलाकातों के लिए था, कुछ खा लिया, बैठ के कोई बात कर ली, दुख सुख फोल लिए। देखें बिल्कुल इसी तरह अब होगी। पहले हो गया रहबर कमेटी का इजलास। रहबर कमेटी के इजलास की सदारत करनी है मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जनाब दुरानी साहब ने। और अगर दुरानी साहब कहते हैं उल्टा दो सारा कुछ, तो उसके लिए तो वो तैयार नहीं है। तो ये जो रहबर कमेटी का इजलास होगा, अगर इसके अंदर की इंशाल्लाह जिस दिन इजलास होगा, वो अंदर की खबर आपको देंगे कि अंदर क्या हुआ और बाहर क्या आके कह रहे हैं। उसके बाद आगे मुहर्रम के बाद आ गया सफ़र। तो यार फिर तो ये गुजर गया ना, आप कौन मुझे बताएं ना, गुजर गया। फिर शेख रशीद साहब के मुताबिक शेख रशीद साहब को अब लेके चलते हैं, हम तो शेख रशीद साहब से पहले कह चुके हैं ये सारा कुछ है। मैं उस सियासी हरीफ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि आम इंतखाबात की फिर तैयारी होगी, ये सिर्फ मौज मेला है, ये हल्की फुल्की मौसीकी है जो चलती रहेगी। देखें यासिर, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो चौथा साल होता है ना, या 3.5 साल के बाद फिर इलेक्शन की तैयारी होती है, फिर हुकूमत आने या जाने की बात नहीं होती। और मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूँ, बिल्कुल क्लियर बता दूँ, हुकूमत गिरेगी तो अपने वज़न से गिरेगी, हुकूमत को अपोजिशन नहीं गिरा सकती। यानी अपोजिशन की जितनी भी हिकमत अमली हो जाए, जो भी तहरीक चलाने का ऐलान कर ले, मौलाना इकट्ठ कर लें या पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने तय ऐवान के अंदर कोई इकट्ठ कर लें, लेकिन हुकूमत अभी गिरने वाली नहीं है, 5 साल पूरे करेगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की, जो इस वक्त पेशी के मुकदमे भुगत रही हैं। और आने वाली पेशी के दौरान क्या उनकी जो खामोशी है वो बरकरार रहेगी या फिर वो अपना सकूत तोड़ देंगी? राना साहब, आने वाले दिनों में आपसे हमेशा एक बात पूछता हूं कि नून लीग की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हो रहा है। अब ये पूछूंगा कि नून लीग के लिए क्या कोई आसानी पैदा हो रही? देखिए, नून लीग के लिए फ़िलहाल कोई आसानी नहीं आ रही, लेकिन नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। मैं प्रोग्राम में ये चीज़ ब्रेक कर दूं कि नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अब तक बड़े आराम से खेल रहे थे, उनकी मर्ज़ी चलती थी, उनकी बातें चलती थी, उनकी गुफ्तगू हो रही थी। अगर उनके घर नैब ने रेड डाली तो सारा दिन टीवी पे कौन डिस्कस हुआ? वो शहबाज शरीफ। अगर उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हुई सुबह से लेकर शाम तक, वही डिस्कस हुए। अगर उनको बीमार हो गए तो वही डिस्कस हुए। अगर हमजा उसको हो गया बिलावल मिलने गए तो वही डिस्कस हुए। अगर मौलाना फजलुर रहमान मिलने गए तो वही डिस्कस हुए। अब क्या हो रहा है कि अब मरियम जब पेश होने जा रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, एक प्लानिंग हो गई है। ये प्लानिंग हुई है मरियम के करीबी दोस्त जो साथी हैं, जो कुछ दिनों से आपको बिल्कुल नज़र आ रहा था कि वो दूर दूर तक किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। अब वो लोग ये करने जा रहे हैं कि कल मरियम के साथ भरपूर जुलूस जाएगा, काफ़िला जाएगा। वो काफ़िला जो ना मियाँ शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी के मौके पे था इतना, जो ना हमजा शहबाज की नैब में पेशी के मौके पर था, लेकिन कल मरियम के साथ इतनी तादाद में जाएगा कि मरियम की तरफ से वो एक पैगाम मुस्लिम लीग नून के अंदर होगा। ये हुकूमत को नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर ये पैगाम जाएगा कि नून लीग की क़यादत अगर कोई है, कारकुन किसी के साथ है, तो वो मरियम है, शहबाज शरीफ या हमजा नहीं। या तलाल चौधरी साहब के मुताबिक क्राउड पुलर अगर कोई है नून लीग में तो वो सिर्फ मरियम नवाज है। मरियम नवाज, और कल का जो मरियम नवाज की पेशी होगी उससे हुकूमत को फ़र्क पड़े ना पड़े, नैब को फ़र्क पड़े ना पड़े, नून लीग के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जो असल खबर है कि कल की देखेंगे आप कि बहुत से ऐसे चेहरे जो आपको किसी और तारीख पेशी पे नज़र नहीं आते थे, कल नज़र आएंगे। बहुत से ऐसे कारकुन जो पहले नहीं आते थे, कल नज़र आएंगे। यानी वो जानबूझ के किया जा रहा है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब कल आपने इतना ज़ोर लगाना है कि जितनी कोई सोच नहीं सकता, भरपूर तरीके से आना है। तो आगे से वो लाहौर का एक MP ये कह रहा है कि जनाब आप हमें बुला रहे हैं, हमें वहाँ से तो ऑफिशियल तो पैगाम नहीं मिला। तो उनको ये कहा जा रहा है जनाब ऑफिशियल पैगाम को छोड़ें, अब असल पैगाम यही है। तो ये एक मुस्लिम लीग नून के अंदर ये कल का जो शो होगा ना, अगर मरियम जाती हैं
तो जहन में रखिएगा ये सबसे बड़ा ख़तरा किसके लिए होगा? नून लीग के लिए। नून लीग की उस क़यादत के लिए जो मरियम को यानी ज़ीरो वो करने जा रही है। जमात जो हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक चलाने का सोच रही थी, गिराने का सोच रही थी, या हुकूमत की नाकामियों पर बात करने का सोच रही थी, उस जमात के अपने अंदर धड़े बनने जा रहे हैं जिसकी कल अमली सबूत अवाम के सामने होगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।